चलो इधर देखो बेटा, मेरा चैप्टर लास्ट में चल रहा था और बेटा मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने थे, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं बेटा। इधर ध्यान दीजिए, सुनिए बेटा। इधर अगर बेटा मैं आपसे स्पेशल पॉइंट्स की बात करूं तो बेटा मुझे कुछ एक कंट्रोवर्सी आपको सॉल्व करवानी है। जैसे बेटा आप याद करो, एक से ज्यादा हार्मोन थे जिन्होंने बेटा किसको प्रमोट किया था? ग्रोथ को। याद आ रहा है? अगर बेटा एक सीक्वेंस आ जाए या बेटा आपको ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाए या बेटा एक से ज्यादा आपको चूज करने पड़ जाए, हर एक कंट्रोवर्सी को बेटा मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर ग्रोथ को लेकर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ग्रोथ में बेटा सबसे पावरफुल जो हार्मोन होता है वो तो होता है बेटा आपका ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन के बाद बेटा जो होते हैं वो आपके होते हैं बेटा थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन के बाद बेटा जो आपके हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के लिए उनका नाम होता है बेटा सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। अगर बेटा ऑल ऑफ दीज आंसर में आ जाए तो किसके साथ जाओगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बेटा ये हर कोई हार्मोन किसको प्रमोट करता है? बोलो बेटा, ग्रोथ को। अगर तीनों में से एक चूज करना पड़ जाए तो ग्रोथ हार्मोन, इन दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए तो थायराइड हार्मोन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे चलो, देखो बेटा, एक से ज्यादा हार्मोन थे बेटा जिन्होंने किसको प्रमोट किया था? डायबिटीज को। तो देखो बेटा, डायबिटीज के दो प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, उनका तो मैं कंपैरिजन करूंगा ही नहीं। अगर ये आपको ऑप्शन में दिखे ना तो आपको बेटा ये मानने ही मानने हैं। डायबिटीज बेटा कब होती है? या तो बेटा ग्लूकागोन क्या हो जाए ज्यादा, और बेटा कोई एक काम हो जाए इन दोनों में से, या बेटा किसी भी रीजन से इंसुलिन क्या हो जाए कम। इसका तो बेटा कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना? इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा। इसके बाद बेटा आपका सीक्वेंस में आएगा ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आएगा इसमें थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बाद बेटा नेक्स्ट इसमें आपका आएगा कॉर्टिसोल, और बेटा नेक्स्ट इसमें आएगा एड्रिनलिन। देखो बेटा इधर, अब एक बात और सीख लो आप, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और कॉर्टिसोल, इनसे बेटा जो डायबिटीज होती है ना, वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने बता रखा है बेटा आपको, है ना? ये मेनली किसको प्रमोट करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। पता है ना बेटा सबको? हाकी ना? एड्रिनलिन ने किसको किया था? यार तुम टेंशन दे रहे हो अब मुझे। एड्रिनलिन ने किसको किया? एड्रिनलिन ने ग्लूकोज तो बनाया था ना, बट कौन से प्रोसेस से बनाया था? किससे? ग्लूकोनियोजेनेसिस से नहीं, ग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ा था बेटा इसने। पता है ना सबको? ऐसा मत करो डॉक्टर साहब। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। चैप्टर के बेटा मैं सबके एक साथ कॉन्सेप्ट इसीलिए लिखा रहा हूं। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी हार्मोन्स इन्फ्लुएंस डायबिटीज, अगर ये सब ऑप्शन में हो ना बेटा, ये सब सही है। समझ में आ गया? ये तो है ही है। ग्रोथ हार्मोन भी बेटा डायबिटिक होता है, थायराइड। ऐसे समझ लो बेटा एक इंसुलिन है कम करने वाला, बस ये कम करने वाला है, शुगर को, ब्लड शुगर को सब बढ़ाते बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
एनसीईआरटी में वो दे रखा है बेटा मेटाबॉलिज्म को लेके। अगर बेटा मैं आपसे मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो मेटाबॉलिज्म में देखो बेटा, सबसे पहले जो प्राइमरी जो होता है वो तो होते हैं बेटा आपके थायराइड हार्मोन्स। इनका बेटा मेन काम मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे आपके आते हैं बेटा कॉर्टिसोल, और थर्ड नंबर पे बेटा ये आपके आते हैं सेक्स हार्मोन्स। ये बेटा एक सीक्वेंस है बेटा। मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? थायराइड का। उससे कम किसका? कॉर्टिसोल का और सेक्स हार्मोन्स का। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों, बाकी ना केवल ओनली एनाबॉलिज्म, पर स्टेरॉइड पे नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड तो किस काम में ले चुका है? ये हार्मोन बनाने के फॉर्म मतलब काम में ले चुका है ना, पता है ना बेटा सबको। इसके बाद एक बात और बता देता हूं बेटा मैं आपको, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा रेस्ट हार्मोन्स, जो भी कुछ बच गया। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? बेटा जब मैंने आपको एक चैप्टर शुरू किया था ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक लाइन बताई थी कि जो स्पेसिफिक टाइप के जो केमिकल्स आते हैं ना बेटा, ये आते ही सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हैं। तो ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं है जिसका मेटाबॉलिज्म में रोल ना हो। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? जितने भी हार्मोन आपने पढ़े हैं ना, उन सबका मेटाबॉलिज्म में रोल है बेटा। हर एक हार्मोन का मेटाबॉलिज्म में रोल है, क्योंकि बेटा ये आए किस लिए थे? सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। हार्मोन की तो डेफिनेशन यही थी, याद आ रहा है आपको? लेकिन अगर कंपैरिजन करना पड़ जाए बेटा मेनली इन तीन का, तो थायराइड सबसे प्राइमरी, सेकेंडरी कॉर्टिसोल, और टर्सरी लेवल पर कौन आएगा बेटा? सेक्स हार्मोन्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा बेटा जितने हार्मोन है ना, सबका रोल होता है बेटा मेटाबॉलिज्म में। समझ रहे हो ना? एड्रेनलिन का भी होता है, एल्डोस्टेरोन का भी होता है, हर एक हार्मोन का होता है। हर क्वेश्चन आ जाना बेटा कि हाउ मेनी हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, हर एक को टिक करके आ जाना। और इसमें बेटा एक थोड़ा सा और, अगर आप एक सीक्वेंस को अगर और आप करना चाहो तो एक और लिख लेना बेटा आप लोग। सेक्स हार्मोन के बाद में मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन के बाद बेटा फिर आप सबको एक साथ लिख लेना, मेलाटोनिन के बाद में रेस्ट जो भी हार्मोन्स बच गए। अब सुनो बेटा मैं एक बात बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन जिपमेर में आ चुका है, ये तीनों ऑप्शन में थे बेटा, और उसका आंसर क्या गया था? ऑल ऑफ दीज। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके बाद बेटा इसमें कॉन्सेप्ट आया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बेटा मैं आपको बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखो बेटा कौन कौन इंफ्लुएंस करते हैं। ये एक बेटा कॉमन क्वेश्चन है, ये 12th क्लास का और 11th क्लास का बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। इसमें बेटा 4 हार्मोन को तो मैं अलग ही लिख देता हूं पहले, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये तो बेटा इसको इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं, ये तो इन्फ्लुएंस करते ही हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसके अलावा बेटा जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था उसमें एक तो था आपका कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन के अलावा बेटा एक कौन था आपका? मेलाटोनिन। ये बेटा सीक्वेंस होता है। मतलब मैं एक बात बोलूं बेटा, इनका कभी कंपैरिजन आया नहीं है आपस में। अगर मान लो प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन और मेलाटोनिन, इन तीनों में से एक चूज करना पड़ जाए बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो किसके साथ जाओगे? प्रोजेस्टेरॉन के साथ जाओगे। समझ में आ गया? इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा तो थायराइड हार्मोन के साथ जाओगे। समझ में आ गया? तो ये बेटा इस चैप्टर में कुछ कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस थे। समझ में आ गया? अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और आपको सिखा देना चाहता हूं कि अगर बेटा, एक मिनट रुक जाइए, अगर बेटा कोई भी फंक्शन हो,
रेगुलेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा। और अगर बेटा ऑप्शन में कोई ग्लैंड हो, हार्मोन वाला क्वेश्चन है बेटा, ग्लैंड वाला क्वेश्चन है, और अगर बेटा इस ग्लैंड के साथ दो नाम और अगर आपको ऑप्शन में दे दे, मैं भी बेटा एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। एक नाम दे दे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और बेटा एक आपको नाम दे दे हाइपोथैलेमस। ठीक है। जैसे बेटा, तो आप बेटा जो आंसर है ना, मैं बता देता हूं, आप आंसर में जाना बेटा ऑल ऑफ दीज के साथ, क्योंकि आपको एक बात तो पता है बेटा कि ये तो मास्टर ग्लैंड है और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्वेश्चन आ गया कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को कौन सी ग्लैंड, ठीक है ना बेटा, क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब उसमें एक ऑप्शन आ गया थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस। अगर ग्लैंड पे क्वेश्चन आ जाए और इसका आंसर में क्या हो, ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाना बेटा, चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा दिमाग मत लगाना। समझ रहे हो ना, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है तो हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, और हाइपोथैलेमस कौन है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन सिर्फ तब पढ़ना जब ग्लैंड पे क्वेश्चन आए, हार्मोन पे नहीं। जैसे बेटा हार्मोन का नाम आ जाता तो बेटा थायराइड के साथ ही जाओगे आप। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ग्लैंड पे क्वेश्चन आ जाए कि रेगुलेशन ऑफ कोई भी फंक्शन हो, हर एक ग्लैंड के फंक्शन को बेटा फाइनली तौर पर तो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस इसको मीडिएटर बनाता है, वो कौन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पता है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना बेटा, कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था बेटा, हालांकि मैंने उसको सेटिस्फाई भी किया, और बेटा मैंने प्रूफ भी दिया था हार्मोनल मैकेनिज्म को लेके। अगेन बेटा मैं आपसे थोड़ी सी उसको लेके अगेन फिर चर्चा कर लेता हूं। मुझे एनसीईआरटी की बुक दे दो बेटा, आप लोग कोई बच्चा बुक दे दो, कोई लेके आया है क्या, पेज नंबर 339 निकाल लो बेटा और मुझे दो। एक बच्चे ने मेरे से कल एक क्वेश्चन किया था थोड़ा सा, हालांकि फिर मैंने उसको समझाया, बता भी दिया, और फिर वो मान के भी गया कि बेटा देखो प्रोटीनियस हार्मोन के बारे में, स्टेप के बारे में, 339 ये देखो बेटा। उस बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर एक बात बताओ, मैं कैसे मान लूं कि ये रेस्पॉन्स फर्स्ट, जिसको कल आपने बताया था ना, ये किस में परफॉर्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये तुमको साइटोप्लाज्म में लग रहा है। बेटा आप इस डायग्राम को गौर से देखो, एनसीईआरटी ने एक फनल बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन से। बेटा ये कोई शौक के लिए नहीं बनाया, और किसी डायग्राम में तो ऐसा शो ही नहीं कर रखा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये जो फनल बनाया ये इसीलिए बनाया, ये शो करने के लिए बनाया है बेटा कि जो रेस्पॉन्स फर्स्ट हो रहा है ये भी कहां हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में। अब बेटा ये जो जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर है ना, ये कॉमन होता है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी। तो मैंने बताया था बेटा बनता तो कहां है, ये सेल मेम्ब्रेन में, और एक्शन कहां करते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब वहां पर बेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आपको इसको फाइनली स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं कि अगर बेटा प्रोटीन हार्मोन वाला मैकेनिज्म आ जाए, प्रोटीन हार्मोन्स इनका बेटा रेगुलेशन आ जाए, तो आप याद रखना बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स और बेटा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जिसको आपकी एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा रेस्पॉन्स फर्स्ट, ये दोनों के दोनों जो स्टेप है ना बेटा, इनको आप लोग मानोगे कहां पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है बेटा। और आगे बेटा जनरेशन ऑफ
सेकेंडरी मैसेंजर, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, और बेटा फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। ये तो बाद में शो हो रहा था। ये जो दोनों इवेंट बेटा होंगे, इनको आप किस में मानोगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, एक इस पॉइंट को आप याद रखना। स्टीरॉयड हार्मोन का तो बेटा मैंने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक कोई परेशानी है किसी को? श्योर? अब सुनो बेटा मेरी बात बहुत गौर से। मेरे अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर जो है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब बेटा इसमें रह गया कुछ सीसी के वगैरह, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन वगैरह, कुछ एक ऑर्गन जो हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं। बेटा मैंने ना उसको वो 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट मैंने उसको बचा के रख लिया है। कुछ इसलिए बचा के रखा है कि बेटा मैंने कल थोड़ी बातचीत भी करी थी, मैंने पूछा था कि डाइजेशन पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। वो डिलीट तो हो चुका है, लेकिन भाई साहब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पढ़ाना है। डाइजेशन जो छूट गया है ना, जो हटा दिया, डिलीट कर दिया है, बोले डॉक्टर साहब बच्चों को एक बार पढ़ाना है। समझ में आ गया? हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। बेटा कोई चैप्टर में दिक्कत हो किसी भी बच्चे को, कोई परेशानी हो तो बेटा मेरे से पूछ लो, नहीं फिर मैं आपको वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है ना, लोकोमोशन वाला, वो बेटा मैं आपको फिर पढ़ा देता हूं जल्दी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? चलें आगे। सुनो बेटा अब इधर एक बेटा चैप्टर था लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जो आपके टेस्ट में आ रहा है ना बच्चा, और मेनली 302 वाले बेटा वो थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, इधर देखो बेटा, और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। परेशान मत हो ना तुम लोग, मुंह मत फुलाना। कहां है वो? ठीक है बेटा? हाँ देखो इधर सुनो, फिर मैं मंडे से नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। और डीपीपी बेटा वो आई नहीं थी, उसको मैं आज की क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। कौन सा चैप्टर आएगा अभी? एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना? डर लगता है उससे? किस किस को लगता है? सबसे आसान चैप्टर लगेगा पूरी जूलॉजी में। मैं हूं ना यहां, घबराओ मत। देखो बेटा थोड़ी देर बेटा मुझे आप मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बेटा एक टॉपिक है, इसके बारे में बेटा मैं आपसे उतना परफेक्शन के साथ तो बेटा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट क्वेश्चन कोई रहेगा नहीं मेरी गारंटी है। बट बेटा थोड़ा स्पीड से लेके चलूंगा, है ना? मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को समझाने के लिए बेटा बहुत सारे थ्योरम दिए थे, लेकिन उसमें बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम सही है उसका नाम था बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी ये कहती है कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल फिलामेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। मसल फिलामेंट्स होते हैं बेटा टू, एक तो थिन फिलामेंट बोले तो एक्टिन फिलामेंट्स, ये फाइबर नहीं है बेटा, फिलामेंट है। और दूसरा होता है बेटा थिक फिलामेंट, जिसका नाम होता है मायोसिन। पता है ना बेटा? तो देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में इतना तो पता लग जाता है कि फिलामेंट्स जो होते हैं एक दूसरे ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कौन स्लाइड करता है और किसके ऊपर स्लाइड करता है। तो बेटा जो स्लाइड करते हैं ना वो एक्टिन होते हैं। अब आप ऐसे याद रख लेना बेटा कि जो थिन होगा ना उसका स्लाइड करना इजी होगा, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और बॉडी हमेशा बेटा वो रास्ता चूज करती है जहां पर कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम हो। समझ रहे हो ना? तो बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी में स्लाइड कौन करता है? एक्टिन करता है। और जो स्टेबल रहता है वो कौन रहता है? बोलो बेटा मायोसिन रहता है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को?
पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी में अगर बेटा समटाइम एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था बीएचयू में कि मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, बेटा एक्टिन मायोसिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं क्योंकि ये तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रही है, दोनों में से एक चूज करना पड़े, किसके साथ चले जाना बेटा, एक्टिन के साथ। समझ रहे हो ना। अब देखो बेटा इधर, अगर मैं आपसे मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म में 4 इवेंट्स होते हैं। कैसे कैसे बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म होती है, देखो जरा। सबसे पहला जो इवेंट होता है उसका नाम होता है बेटा एक्साइटेशन ऑफ मसल या एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर। दूसरा बेटा जो इवेंट होता है उसका नाम होता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। थर्ड बेटा जो इवेंट होता है उसका नाम होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन या बेटा इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया हुआ है रोटेशन। और सबसे बेटा जो फाइनली स्टेप होता है उसका नाम होता है बेटा रिलैक्सेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेटा 4 इवेंट ऐसे समझ लो। सबसे पहले बेटा मसल एक्साइट होगी, जब एक्साइट हो जाएगी तो बेटा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, कपलिंग होगी। जब कपल बन जाएगा तो फिर बेटा कॉन्ट्रैक्शन या रोटेशन होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, रिलैक्सेशन। सुनो बेटा, सबसे पहला इवेंट शुरू करने जा रहा हूं बेटा मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट उसका नाम है एक्साइटेशन ऑफ मसल। बेटा एक्साइटेशन ऑफ मसल को तो आप तब समझोगे, पहले तो मुझे एक बात बता दो, जिस मसल को आप लोग पढ़ रहे हो वो स्केलेटन मसल है। स्केलेटन मसल वॉलेंट्री होती है, यस और नो? अरे हाँ की ना? मतलब आपकी विल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। जानते हो ना इस बात को। और आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा, एक्साइटेशन ऑफ मसल को पढ़ने से पहले ये भी आप समझ लो कि एक होता है बेटा न्यूरॉन, और न्यूरॉन जो इंपल्स लेके आएगा सीएनएस से, कौन सा न्यूरॉन होगा? अरे कौन सा न्यूरॉन? जो सीएनएस को इंपल्स लेके जाते हैं वो तो सेंसरी, और जो सीएनएस से वापस लेके आते हैं वो मोटर। जैसे मान लो बेटा मैं यहां खड़ा था, आप लोगों ने मेरे से कहा था कि सर आप हमको पढ़ाइए, आपके सिंपल्स को मैंने सुना तो सेंसरी न्यूरॉन लेके गए। अब बेटा आपकी इस बात को सुन के मैंने पढ़ाने लग गया, कैसे पॉसिबल हुआ कि मेरे यहां से मोटर न्यूरॉन पहले इंपल्स लेके आए बेटा मेरी मसल्स को, और मेरी मसल से बेटा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मैंने लोकोमोशन किया। समझ रहे हो ना। तो बेटा एक्साइटेशन तो बाद में होगा, पहले जंक्शन ही बना लो। तो सबसे पहले बेटा मोटर न्यूरॉन और जो मसल जो होती है, मसल कौन बेटा, मसल की एनाटॉमिकल यूनिट कौन होती है, मसल फाइबर। ये कौन सी यूनिट है बेटा, एनाटॉमिकल यूनिट होती है। और फिजियोलॉजिकल, वेरी गुड, एनाटॉमिकल यूनिट होती है बेटा। इसी से मसल मिलके बना हुआ होता है। इनके बीच में बेटा एक जंक्शन होता है, इसका नाम होता है बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब देखो बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कैसे एक्साइटेशन होता है, ध्यान देना इधर। ये बेटा आपका मोटर न्यूरॉन, फैजान ये देखिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, ये कौन सा न्यूरॉन है बोलो बेटा, मोटर न्यूरॉन। अगर ये मोटर न्यूरॉन है तो मसल्स को इंपल्स लेके आएगा, और मसल के अंदर बेटा मसल की स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल यूनिट कौन होती है, मसल फाइबर। ये बेटा मैंने एक मसल फाइबर आपको बना दिया। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर की बेटा मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, बताओगे मुझे कोई? आप क्या बोलते हो आप इसको? वेरी गुड, सार्कोलेमा। पता है ना बेटा। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर जो रेटिकुलम होती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनो बेटा, ये जो सार्कोलेमा होता है, इस पे एक बात और सीख लो। आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि सार्कोलेमा के ऊपर बेटा कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, और उसके लिए रिसेप्टर होते हैं, इनका नाम होता है बेटा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसीएच रिसेप्टर्स बोलते हैं। सुनो बेटा, जैसे बेटा अब देखो बेटा एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आएगा,
इंपल्स आएगा डेंड्रोन को, डेंड्रोन से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से इंपल्स जैसे बेटा सिनेप्टिक बर्ड के पास पहुंचता है, सिनेप्टिक बर्ड बेटा रप्चर हो जाती है। सिनेप्टिक बर्ड जब बेटा रप्चर होती है तो यहां से बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम होता है बेटा? एसिटाइल कोलिन। अब ये बेटा जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, ये यहां से रिलीज होता है। इसके रिसेप्टर किस पर होते हैं? सार्कोलेमा पर। किस पर होते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ध्यान देना इधर। सबसे पहले काम होगा कि बेटा एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन है, बाइंड विद कौन से रिसेप्टर? बोलो बेटा, एसीएच रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन के लिए जो रिसेप्टर है उनसे बेटा बाइंड कर जाएगा। सुनो बेटा, जैसे एसिटाइल कोलिन बेटा बाइंड करता है एसीएच रिसेप्टर के साथ, ये बेटा जो सार्कोलेमा है ना, ये जो सार्कोलेमा है, इसकी परमेबिलिटी अचानक से बेटा इंक्रीज हो जाती है एक आयन के लिए जिसका नाम होता है बेटा Na+। अगर Na+ के लिए इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कंटिन्यू Na+ का क्या होगा बेटा? इनफ्लक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? Na+ कंटिन्यू किस में आएगा? मसल फाइबर के अंदर। किस में आएगा? और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मसल फाइबर के अंदर का चार्ज +35 मिलीवोल्ट से +55 मिलीवोल्ट तक हो सकता है, और उसका नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। और बेटा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू इंपल्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, इसी का नाम होता है एक्साइटेशन ऑफ मसल। समझ में आया? तो सुनो बेटा क्या होगा, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आया, सिनेप्टिक बर्ड फटी, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। एसिटाइल कोलिन बेटा सार्कोलेमा पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड किया। इससे बेटा बाइंड किया, तुरंत क्या होगा बोलो जरा? परमिएबिलिटी ऑफ सार्कोलेमा टू Na+, ये क्या हो रही है बोलो बेटा? इंक्रीज। और आपको पता है ईसीएफ में Na+ ज्यादा होता है, तो बेटा क्या होगा बोलो जरा? इनफ्लक्स ऑफ Na+। और बेटा Na+ का अगर इनफ्लक्स होगा तो अंदर का बेटा जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा +35 से, बेटा ये रेंज है, +35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मिनिमम +35 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होता है? +55 मिलीवोल्ट। और ये बेटा जो पोटेंशियल है इसी का नाम होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बेटा वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जहां पर मसल क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया बेटा? ये बेटा एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल का बेटा जनरेशन, इसी का नाम होता है एक्साइटेशन ऑफ मसल। समझ में आया बेटा? अगेन फिर सुन लो एक बार मुझे। मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आएगा, डेंड्रोन, डेंड्रोन से साइटोन, एक्सोन, सिनेप्टिक बर्ड रप्चर हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जैसे बाइंड करेगा Na+ के लिए सार्कोलेमा की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, Na+ का इनफ्लक्स होगा, Na+ का इनफ्लक्स होगा तो अंदर का पोटेंशियल बेटा +35 मिलीवोल्ट से +55 मिलीवोल्ट तक हो जाता है, इसी का नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बेटा मैं फिर बोल रहा हूं वो मिनिमम पोटेंशियल है जहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाती है। समझ रहे हो ना? सुनो बेटा अब इधर सेकंड जो इवेंट है उसका नाम होता है बेटा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ध्यान दीजिए बेटा इधर, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा कपलिंग तब होगी जब इससे पहले कौन आ चुका होगा बोलो बेटा? एक्शन पोटेंशियल। जैसे बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ये एक्शन पोटेंशियल बेटा किसी से कुछ नहीं कहता, ये सीधा किसके पास में जाता है? मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। आपको पता है ना बेटा, ये जो मसल फाइबर होता है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, पता है कि नहीं पता? और इसमें बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, पता होगा ना? मायोफाइब्रिल के अंदर कौन होते हैं? सार्कोमियर। और सार्कोमियर में कौन होता है? मसल फिलामेंट्स। सीक्वेंस तो पता है कि नहीं पता? देखो इधर एक सीक्वेंस लिख लो। सबसे पहले होती है बेटा मसल, मसल के अंदर होती है बेटा फेसिकुलाई,
फेसिकुलाई के अंदर होते हैं बेटा मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर होते हैं बेटा मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर होता है बेटा सार्कोमियर। अरे डॉक्टर साहब, सार्कोमियर, और सार्कोमियर के अंदर होते हैं बेटा आपके मसल फिलामेंट्स। और ये मसल फिलामेंट्स जो होते हैं ना बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं। एक इसके अंदर होता है थिन फिलामेंट और एक इसके अंदर होता है बेटा थिक फिलामेंट। समझ में आ गया? एक सीक्वेंस होता है बेटा। अब आ जाओ आप इधर, सुनो, आ गया मैं। हाँ बेटा, एक्शन पोटेंशियल सीधा किसके पास में आता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे बेटा एक्शन पोटेंशियल आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा शुरू हो जाता है रिलीजिंग ऑफ Ca+2, कैल्शियम आयन बेटा रिलीज होने लगता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है। अब बेटा ये क्या करता है? कैल्शियम, देखो इस कैल्शियम की बेटा बाइंडिंग साइट कहां होती है वो आपको पता है। आपने ऐसे एक थिन फिलामेंट पढ़ा होगा जिसका नाम आपने पढ़ा होगा बेटा एक्टिन। और एक्टिन के आपने बेटा 3 पार्ट्स पढ़े होंगे। जो फिलामेंटस पार्ट होता है उसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। याद आ रहा है कुछ? इसके अंदर बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होता है और जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम क्या होता है? एफ एक्टिन। पता है ना बेटा आपको? ये एफ एक्टिन जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है बेटा, ये बेटा कंप्लीट एफ एक्टिन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बेटा ये जो एफ एक्टिन जो होती है, इन एफ एक्टिन पर ही बेटा एक्टिव साइट होती है। पता है ना आपको? और एक्टिव साइट की आपको लोकेशन भी ऐसे पता होगा। यहां पर आपने पढ़ा होगा ट्रोपोनिन, पढ़ा है ना बेटा? ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती है, आपने ऐसा सुना पढ़ा होगा। एक इनमें होती है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CIT, CIT, CINT। समझ रहे हो बेटा? अब सुनिएगा जरा क्या कुछ होता है। सुनो देखो बेटा, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि एफ एक्टिन पर होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट उनको बोलते हैं जहां पर मायोसिन आके इनसे जुड़ सके, बाइंड कर सके। एक्टिव साइट बेटा ट्रोपोनिन आई के आगे होती है। ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है बेटा, ये एक्टिव साइट है और ये भी एक्टिव साइट है। अब सुनिएगा बेटा क्या कुछ होता है। आपको यह भी पता होगा कि एक्टिन और मायोसिन बेटा पैरेलल होते हैं। अगर ये एक्टिन है तो इसके नीचे यहां पर एक कौन पड़ा हुआ होगा? बोलो जरा, मायोसिन। यहां पर बेटा ऐसे मायोसिन होगा, यह आपने सुना पढ़ा होगा। एटीपेज एंजाइम होता है यहां पर, ऐसा कुछ सुना है ना बेटा ऐसा? अब सुनिएगा क्या कुछ होता है कि देखो बेटा जी, इधर जैसे बेटा कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कैल्शियम सीधा आता है बेटा भागा भागा ट्रोपोनिन सी के पास। समझ रहे हो ना? और ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है और ट्रोपोनिन सी को यहां से भगा के ले जाता है। मतलब ये करता है बेटा रिमूवल ऑफ, बोलो ना जरा, ट्रोपोनिन सी। कैसे होता है? पहले क्या हो चुका होता है कि बेटा Ca+2 बाइंड विद, किस साथ बाइंड कर रहा है बोलो? ट्रोपोनिन सी के साथ। जब ट्रोपोनिन सी से पहले बाइंड करेगा फिर ट्रोपोनिन सी को यहां से भगा के ले जाता है। जब ट्रोपोनिन सी भाग जाता है तो आई और टी कहती है तू ही भाग रही है तो हम भी रह के क्या करेंगे? इनके साथ साथ बेटा किसका रिमूवल भी हो जाता है? अरे बोलो ना, रिमूवल ऑफ ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। और इसी का तो इंतजार था। जैसे पता लगता है बेटा किसको? मायोसिन को, कि यहां से ट्रोपोनिन आई जा चुका है। अब बेटा ये जो मायोसिन है इसको बेटा कौन नजर आने लगती है? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट इसको नजर आने लगती है और इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि बेटा ये तो इनएक्टिव साइटों से बाइंड होना चाहता है। बोलो हाँ कि ना? ये बेटा ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया, भाग गया, ट्रोपोनिन सी को भगा के ले गया।
ट्रोपोनिन सी गया, ट्रोपोनिन आई भी गया, ट्रोपोनिन टी भी गया। और आपको पता है ना बेटा कि ट्रोपोनिन आई ने एक्टिव साइट को मास्क किया हुआ था, हाँ कि ना। जैसे रिमूवल होगा ट्रोपोनिन आई का, अपीयर हो जाएंगी कौन, बोलो बेटा, अपीयरिंग ऑफ कौन, बोलो बेटा, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट अपीयर हो जाएंगी। और बेटा जैसे एक्टिव साइट अपीयर होती है, इस मायोसिन से रहा नहीं जाता। मायोसिन के हेड पर होता है एक एंजाइम एटीपेज, ये एटीपी को पकड़ता है, एडीपी और आईपी में तोड़ता है, और विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड आईपी ये बेटा एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है। समझ रहे हो ना। तो सुनो बेटा, जैसे एक्टिव साइट अपीयर होती है, आप इसके नीचे लिखना, एक्टिव साइट अपीयर होते ही तुरंत बेटा क्या क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। पता है ना बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी का मतलब होता है एटीपी टूट रहा है एडीपी एंड आईपी में। समझ रहे हो ना बेटा। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हो जाता है तो फिर क्या होगा बेटा, बोलो जरा, बोलो ना, हेड ऑफ मायोसिन बाइंड विद एक्टिव साइट, यस और नो। और जब बेटा ये मायोसिन का हेड यहां पर बाइंड कर जाएगा, ऐसे बेटा, किसके थ्रू बाइंड करता है, एडीपी और आईपी के थ्रू, और इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये कर गया बाइंड, तो इसको आप लोग बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। और बेटा जी इस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, इसी का नाम होता है बेटा एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। कपल बन चुका है बेटा एक्टिन का और मायोसिन का। समझ रहे हो ना बेटा। एक क्वेश्चन ये आया था बेटा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, या फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज लीड टू हाइड्रोलाइसिस। पहले हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा, तब क्रॉस ब्रिज बनता है। समझ रहे हो ना, इसको याद रखना आप। समझ रहे हो डॉक्टर साहब, पहले एटीपी टूटेगी तब बॉन्ड बनेगा। ऐसे समझ लो, कुछ गिफ्ट विफ्ट करोगे ना, एटीपी दैट मींस एनर्जी। जब कपलिंग होती है ना, तो उससे पहले बेटा कुछ चॉकलेट्स वगैरह, दैट मींस सो आप जानते हो मेरे ज्यादा बेटर है ना अच्छे तरीके से। अरे कुछ गिफ्ट तो दिए जाते हैं ना, तो वो एटीपी नहीं है बेटा, वो एनर्जी फॉर्म में गिफ्ट ही तो है मायोसिन की, जो मायोसिन दे रहा है इसको। अरे सुन लो बेटा, तो इस देखो एक बार फिर सुन लो, एक्साइटेशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में एक्शन पोटेंशियल आया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसको रिलीज किया, कैल्शियम को। कैल्शियम सीधा किस पर आया, ट्रोपोनिन सी पर। ट्रोपोनिन सी को भगा के लेके चला गया। ट्रोपोनिन सी गया तो ट्रोपोनिन आई और टी ने भी यहां से जाने का डिसीजन लिया। जैसे ट्रोपोनिन आई यहां से गया, उसने एक्टिव साइट को मास्क किए हुए था, यस और नो। जैसे ट्रोपोनिन आई यहां से गया, एक्टिव साइट नजर आई, एक्टिव साइट नजर आई, मायोसिन को दिखी। मायोसिन ने एटीपी का हाइड्रोलाइसिस किया और विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड आईपी किससे बाइंड कर गया, एक्टिन से। और क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। और इसी का नाम होता है, बोलो कौन, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। ऐसा कुछ हो गया बेटा, जोड़ा बना दिया ना आप लोगों ने। सर एक ही काम तो सीखा हमने, जोड़ा बनाना। गुड गुड बेटा, ये भी एक टैलेंट है ना। एडीपी एंड आईपी, कोई दिक्कत बेटा। इसको क्या बोल दिया, क्रॉस ब्रिज। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक। इसके बाद बेटा जो थर्ड पॉइंट है, अब क्रॉस ब्रिज तो बन गया, अब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, या बेटा उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है, रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन में क्या होगा बेटा, देखना जरा। पहले क्रॉस ब्रिज तो बना लोगे कि नहीं बनाओगे। सबसे पहले होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझ रहे हो बेटा, कैसे बना था क्रॉस ब्रिज, देखना जरा। ऐसा कुछ बेटा बन चुका है पहले। जब क्रॉस ब्रिज बन जाता है बेटा,
तो क्या कुछ होगा देखना जरा। ये बेटा मायोसिन का हेड यहां पर बाइंड किए हुए है। ये बेटा जो मायोसिन का हेड है, क्रॉस ब्रिज का हो गया फॉर्मेशन, रोटेशन, इन मायोसिन हेड। ये जो मायोसिन का हेड है बेटा, ये इसमें से रोटेशन होता है, और रोटेशन की आप डायरेक्शन याद रखना। फैजन कहां होती है बेटा डायरेक्शन? वेरी गुड, राइट फिंगर डायग्राम देख लेना बेटा, पेज नंबर 3078। राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन। अब बेटा देखो जरा, अब यहां से आगे की कहानी तब समझ में आएगी जब आप एक बार सार्कोमियर को बना लोगे। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या बेटा? एक्टिन, मायोसिन, कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? एक्टिन, मायोसिन, फिर कौन आएगा? मायोसिन के बाद कौन आएगा? एक्टिन। कुछ पता है क्या ऐसा बेटा? ध्यान दो इधर। कुछ याद आ रहा है क्या? कौन सी लाइन है ये? गुड गुड, जेड लाइन। और ये कौन है बेटा? नहीं नहीं, ये वाला एरिया आई बैंड, हाफ, आधा इधर है ना बेटा, कोई बात नहीं, आई बैंड। ये पूरा एरिया कौन है बोलो बेटा? वेरी गुड। और ये कौन है बेटा? एच बैंड। पता है ना बेटा? ओनली मायोसिन एच बैंड, एक्टिन एंड मायोसिन ए बैंड, ओनली एक्टिन आई बैंड। पता है ना बेटा? ये दो जेड लाइन और ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया? सार्कोमियर। अब देखो बेटा क्या कुछ होता है। ये मायोसिन या एक्टिन, ये बेटा आपका क्रॉस ब्रिज बन चुका है, बन गया क्रॉस ब्रिज। अब ये क्या करता है बेटा? इधर ध्यान दो, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन। समझ रहे हो बेटा? ये यहां से बाइंड कर रहा है ना, बाइंड कर गया। ऐसे मुझे पेन देना बेटा, मैं समझाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो बेटा, ये कौन है? एक्टिन। कौन है बेटा ये? और ये कौन है? आपकी जेड लाइन। जेड लाइन एक्टिन से बाइंड करिए ना बेटा। और ये कौन सा बैंड है? एच बैंड। अब बेटा पहले ये कर गया, बाइंड कर गया, मायोसिन बाइंड किया, ऐसे ऐसे बाइंड किया। नहीं, मैं समझा के जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी ना चला जाऊंगा। ये देखो बेटा, ये ऐसे बाइंड किया यहां से। अब बेटा जब बाइंड करता है ना, तो राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, यहां बेटा मैं इसको रखू ना, ऐसे बाइंड किया तो इस तरीके से हो रहा है बेटा। समझ रहे हो ना? मतलब जेड लाइन कहां शिफ्ट हो रही है? इनवर्ड। नहीं होगी शिफ्ट? आप देखो ना, ये आपका एक्टिन, और इस एक्टिन से बेटा ये आपने कौन बाइंड करा दिया? मायोसिन। अब इसमें कहां हो रहा है बेटा? बता, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन। अरे सीधी उंगली इधर ही तो मुड़ती है, ऐसे जा सकती है क्या? नहीं। ये देखो बेटा, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, पैरेलल होते हैं बेटा, ये इनके बीच का भी डिस्टेंस और कम नहीं होती। कैसे हो सकती है देखना जरा, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, और इससे जेड लाइन बाइंड कर रही है। तो क्या होगा देखो बेटा, जब राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन, जब मैं ऐसे होगा ना बेटा, रोटेशन, राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन में जब रोटेशन होगा, तो देखो बेटा क्या कुछ कहानी होगी।
ये अंदर की ओर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो मैं बेटा दूसरे कलर से बना रहा हूं इसको, ये यहां पर आ जाएगा ना, और जेड लाइन ये आ जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। तो देखो बेटा इस बात को याद रखना कि जब बेटा मायोसिन के हेड में राइट फिंगर टर्निंग डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो उससे बेटा जेड लाइंस शिफ्ट इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड, ये अंदर बेटा शिफ्ट करेंगी। जब जेड लाइन बेटा पास पास आ रही है तो सार्कोमियर की लेंथ पहले इतना था, सार्कोमियर अब इतना सा रह गया, तो सार्कोमियर क्या होगा? रिड्यूस। बोलो हाँ कि ना? ये एरिया बेटा पहले एच बैंड था इतना, अब आपने बेटा इस लाइन को यहां तक पहुंचा दिया, एच बैंड इतना सा रह गया, तो एच बैंड भी क्या होगा? रिड्यूस। अरे बेटा देखो ना, ये एच बैंड इतना था कि नहीं था, अब आप यहां तक ले आए एक्टिन को, तो इतना सा एच बैंड रह गया ना बेटा, तो एच बैंड भी क्या होगा? रिड्यूस। अब आप सोचो, पहले इतना आई बैंड था कि नहीं था, अब जेड लाइन आ गई यहां, तो आई बैंड भी क्या हो गया? रिड्यूस। पता है ना बेटा? तो देखो बेटा जब जेड लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी तो उससे क्या क्या होगा? सार्कोमियर, कौन बोलो बेटा? आई बैंड, एच बैंड, ये सब के सब क्या होंगे बोलो बेटा? रिड्यूस होंगे, ये रिड्यूस होंगे बेटा। और बेटा जो ए बैंड है इसको आप याद रखना, ए बैंड रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा ए बैंड पर। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखो ए बैंड बेटा, ये ए बैंड है इतना, ये जो एरिया है ये ए बैंड है बेटा, ये कब कम हो सकता है? देखो जब दोनों जेड लाइन पहले तो यहां तक आ जाए, बोलो हाँ कि ना, और इसके आगे भी क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्शन। बट ऐसा कभी होता नहीं है, बताओ क्यों? ये दोनों जेड लाइन बेटा यहां पर आएंगी ना, उससे पहले दोनों एक्टिन ऐसे मिल चुके होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये एक्टिन इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? एच बैंड कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा? ये जेड लाइन पूरी ओवरलैप करे यहां पे और इसके आगे कॉन्ट्रैक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा जेड लाइन जब कंप्लीट ओवरलैप करती है ए बैंड पर, उसके आगे कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। उससे पहले दोनों बेटा एक्टिन जो फिलामेंट है इसे ओवरलैप कर जाते हैं। समझ रहे हो ना? यहां से आगे कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो बेटा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन याद रखना कि बेटा जेड लाइन इनवर्ड शिफ्ट होती है, हिज कम होता है। हिज का मतलब एच बैंड, आई का मतलब आई बैंड, एस का मतलब सार्कोमियर, ये रिड्यूस होते हैं। और ए बैंड जो होता है बेटा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप सोचोगे नहीं उस बात को। इधर देखो कि बेटा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ मसल फिलामेंट्स रिमेन सेम। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? कि मसल ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो मसल फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मन में सवाल यह आता है, सर फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे जाता है? सुनो बेटा, उस तरीके से मत सोचना तुम कि जैसे बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बाइसेप्स क्या हो रही है? कम। बाइसेप्स जो है बेटा, अरे शोर शराबा ना करो, बाइसेप्स की लेंथ क्या हो रही है? कम। अब हम पता मन में क्या सोचते हैं, यार मसल कम हो रही है, मसल की यूनिट कौन होती है? मसल फाइबर, तो मसल फाइबर भी कम हो रहा है। मसल फाइबर के अंदर कौन होता है? मायोफाइब्रिल, वो भी कम हो रहा है। सार्कोमियर भी कम हो रहा है। सार्कोमियर किसका बना होता है? सार्कोमियर किसका बना होता है? मसल फिलामेंट का। तो इनकी लेंथ भी क्या हो रही होगी? कम ना बेटा, मसल फिलामेंट की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ कैसे? देखो इधर फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि बेटा ये आपका एक्टिन है कि नहीं एक्टिन? अब आपने मान लो बेटा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इस जेड लाइन को यहां पर पहुंचा दिया तो एक्टिन बेटा यहां पहुंच गया। समझ रहे हो ना? ऐसे समझ लो, इधर ध्यान देना बेटा। दूसरा वाला पेन कहां गया? वो ये वाला पेन। ऐसे देखो बेटा आप कि मान लीजिए ऐसी कुछ कहानी है कि इसको बेटा आप यही स्टेबल रखो, ये पहले यहां था, ठीक है,
और ये था आपका एच बैंड और यहां पर ये कौन था, एक्टिन। अब ये बेटा मैंने यहां पर इस तरीके से इसको पहले कपलिंग करी और मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, इसकी लेंथ थोड़ी ना कम हो रही है, नहीं नहीं लेंथ कम नहीं हो रही बेटा, क्या हो रहा है देखो जरा, नो डाउट सार्कोमियर कम हो रहा है, पहले यहां था ये, अब ये पहुंच जाएगा यहां, मतलब मसल फिलामेंट के बीच की डिस्टेंस कम होती है बेटा, ये एक्टिन पहले यहां था, अब इसने आपको यहां पहुंचा दिया, तो इस एक्टिन और एक्टिन के बीच की डिस्टेंस कम हुई है ना कि बेटा इनकी लेंथ, समझ लो ना, सार्कोमियर की लेंथ कम होती है बट मसल फिलामेंट की लेंथ बेटा डिस्टर्ब नहीं होती। समझ में आया तुम्हारे कुछ, बोलो हाँ कि ना, दोबारा बताओ, चलो इतना तो होगा ना दिमाग बेटा। और मैं और भी अच्छा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा यहां, इधर देखो बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन length of muscle filaments कैसी रहती है, बोलो बेटा सेम, कोई फर्क नहीं बेटा, कांस्टेंट। आगे देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मसल फिलामेंट, दूरी कम करी थी बेटा, ये बेटा कम होती है। बट एक बात पूछूं, सिमिलर फिलामेंट्स में कि डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स में, सिमिलर में, और वो भी किसमें, अगर मैं बिटवीन में बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, बिटवीन मायोसिन एंड मायोसिन, अरे बोल देना दुष्टो, बिटवीन एक्टिन एंड एक्टिन, बिल्कुल गलत, सही है। अरे तभी तो मैंने बोला था कि स्लाइड एक्टिन करता है, मेन काउंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, समझ रहे डॉक्टर साहब, वो समझ में आया तुम्हारे, आया थोड़ा बहुत आया होगा, बहुत, रुक जा थोड़ी देर, थैंक यू, रिलैक्सेशन रह रहा है, रिलैक्स तो कर ले पहले, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ेगा मसल को, नहीं, इधर सुनो बेटा, एक पॉइंट और देख लो लास्ट में, उसका नाम है बेटा रिलैक्सेशन। स्केलेटल मसल है ना, तो बेटा रिलैक्सेशन तो तब होगा जब पहले आप लोग जो मोटर न्यूरॉन है उससे बेटा जो इंपल्स आएगा वो स्टॉप हो जाएगा, इंपल्स खत्म तो इनफ्लक्स ऑफ Na+ ये भी रुक जाएगा, ये हो गया तो नो एक्शन पोटेंशियल, पता है ना बेटा, जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो बेटा अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 308 गौर से सुन लेना, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, Ca+2 पंप्ड इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। वो आगे क्या होगा वो आपको पता है कि कैल्शियम दोबारा उसमें चला जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रोपोनिन आई आ जाएगा, एक्टिव साइट मास्क हो जाएंगी, क्रॉस ब्रिज हट जाएगा, सब कुछ हो गया। लेकिन ये लाइन क्या कहना चाहती है, Ca+2 पंप्ड अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पंप कभी पैसिव नहीं हो सकता,
पंप हमेशा कैसा होता है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब वी हैव टू नीड एनर्जी। नहीं आया समझ? ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि Ca+2 पंप होता है। पंप क्यों कर रहे पता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बेटा कैल्शियम की फैक्ट्री है। एक आध मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए भेज दिया तो इसमें कमी थोड़ी ना आ गई बेटा। आप अगर वापस कैल्शियम को ला रहे हो ना, दैट मीन्स कहां ला रहे हो? लो टू हाई। लो टू हाई लाओगे, किसकी नीड पड़ेगी? पंप की। और पंप का बेटा फंक्शन कभी पैसिव हो नहीं सकता। कैसा होता है? एक्टिव। मैं यही तो आपको बता रहा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन भी एक्टिव है और मसल रिलैक्सेशन भी एक्टिव है। पैसिव मत बोलना। कहीं मन में सोचो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को तो एनर्जी चाहिए बट रिलैक्सेशन को ना 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 बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी एक्टिव है तो मसल रिलैक्सेशन भी एक्टिव है। समझ रहे हो? तो पढ़ते हो ना? कौन कह रहा मैंने पढ़ा है? ये बात मैं ही पढ़ा सकता हूं बेटा। यस, थैंक यू। मतलब मैं एक बात बता दूं बेटा, इधर देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिव की पैसिव? एक्टिव, वेरी गुड। और मसल रिलैक्सेशन ये भी एक्टिव? बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी एक्टिव होता है, कोई पैसिव नहीं। अला दुनिया में कोई बड़ा ही नहीं जो बिना स्वार्थ के हो। हर किसी को खाना चाहिए। अच्छा एक बात बताना मुझे, न्यूरॉन रेस्टिंग फेज, इंपल्स कंडक्शन फेज, अरे न्यूरॉन जब रेस्ट करता है एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। और इंपल्स कंडक्शन पैसिव। डिपोलराइजेशन कैसा था? पैसिव था। अरे सोडियम पोटेशियम पंप क्या थे वो? बंद। बेटा इसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत। दो टॉपिक जिन पर अच्छे से फोकस करना है, इंपल्स कंडक्शन, ठीक है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और थोड़ा जॉइंट्स वगैरह भी देख के चले ही जाना एक आध बार। और तो कुछ चलो बेटा, जाओ एंजॉय।